को भी विभाजन किया है। भक्ति काल, हिंदी भक्ति धारा यहाँ पर नीचे देखिए, निर्गुण धारा और सगुण धारा दो प्रकार वर्गीकृत किया है। यहाँ पर निर्गुण धारा ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा, वैसे ही सूफी प्रेम मार्ग का धारा। सगुण धारा में देखिए राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इस प्रकार भक्ति काल को यहाँ पर विभाजन किया गया है। हाँ देखिए, हिंदी का आदिकाल एक प्रकार से लड़ाई झगड़े का युग था। उसमें अशांति थी तथा राजनीतिक अंधी चल रही थी, किंतु अंधी हमेशा नहीं रहता है। अंधी के बाद शांति और स्थिरता आती है। अतः भारतवर्ष में भी अंधी के बाद शांति और स्थिरता आई, भक्ति काल का आगमन हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी के माध्यम से 16वीं शताब्दी तक इस काल पूर्व मध्यकाल तथा भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल को और एक नाम भी है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल का साहित्य स्थायी है, सशक्त, सार्वभौम तथा कालजयी है। यही युग में, इस भक्ति काल में कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी अनेक अंतःकरणों से निकलकर कोने कोने में फैली। निश्चय ही यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। यह काल साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। साहित्य के इतिहास का वो काल जिसमें संत कवियों ने अपने अमृतवाणियों से जनमानस को सिंचित कर उनके ज्ञान का दीप जलाया और पतनोन्मुख समाज में अपनी दिव्यवाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की। वही भक्ति काल से विख्यात है। भक्तिकालीन काव्य की यात्रा स्वनथ सुखाय से सर्व सुखाय रही है। इस साहित्य में भक्ति की भगीरथी अक्षुण रूप से प्रवाहित हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति बज धातु से हुई। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह एक मानसिक प्रवृत्ति है। भक्तिकालीन काव्य ने समाज में एक नया चेतना, नई जागृति तथा आशा का संचार किया। इन कवियों की दृष्टि से समाज में संक्षेप तथा सामान्यवादी रही है। इस साहित्य की परिस्थितियाँ निम्न है। भक्ति काल में हम पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आगे भक्ति काल समय लेते समय, लेकिन उस समय का परिस्थिति, हम इसमें राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ और भक्ति काल की विशेषता, ये सब आगे जो हम लेते हैं भक्ति काल के संपूर्ण रूप से, तब अपन चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो भक्ति काल के बाद या पूर्व, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीति काल, इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं। इसको उत्तर मध्य काल को रीति काल कहते हैं। 1700 से लेकर 1900 काल को हिंदी साहित्य में रीति काल के नाम से जाना जाता है। कृष्ण काव्य में श्रृंगार और भक्ति का ऐसा मिश्रण हो गया था, वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। भक्ति काल के कवियों ने श्रृंगार को जो वर्णन किया है, वे उनकी प्रगाढ़ भक्ति और प्रेम का ही फल है। रीति काल के कवियों ने राधा और कृष्णा का श्रृंगारिक वर्णन अपने अपने काव्यों में किया है। अर्थात जिस श्रृंगार की मदिरा ने भक्ति काल में औषधि का काम किया था, वही पीछे से एक घातक व्यसन बन गई है। और यही औषधि जो घातक व्यसन बन गई है, वे रीति काल का रूप ले लिया है। रीति काल में कविता स्वतंत्रता सुखाय ना बनकर राज दरबार की वस्तु बन गई है। फिर अब रीति काल का नामकरण। रीति काल के नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद का विषय रहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति
और विश्वनाथ मिश्र ने इसको श्रृंगार काल की संज्ञा दिया गया है। अलंकृत विशेषण अधिक प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन रीति और श्रृंगार वे दोनों ही अपने अपने स्थानों पर महत्वपूर्ण है। इस युग को रीति काल के साथ साथ श्रृंगार काल भी कहा जाने लगा। इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख बन गई। रीति काल के कवियों ने काव्य के लक्षणों अर्थात रीति के अनुसार कविता लिखने में बड़ी लगन दिखाई। इस काल के कवियों ने काव्य के सभी अंगों का समग्र वर्णन किया है, इसीलिए इस काल को रीति काल कहा गया है। रीति काल के कविता का प्रमुख विषय श्रृंगार रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दबे स्वर में इसको श्रृंगार काल कहे जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। इसका कारण यह हो सकता है कि उस काल तक अर्थात उनके समय तक श्रृंगार परक साहित्य ही अधिक प्रकाश में आया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल को रीति काल के साथ साथ श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इस काल के संपूर्ण काव्य को 3 धाराओं में विभाजन किया है। जो 3 है यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा, इस काल के अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों और लक्ष्य ग्रंथ दोनों का एक साथ निर्माण किया। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तथा लक्ष्य ग्रंथ का निर्माण किए उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। यहाँ पर इस रीतिबद्ध कवियों देखिए, यहाँ पर केशव, चिंतामणि, मतिराम देव, बिक्रीदास, भूषण, पद्माकर आदि इस कोने में आते हैं। वैसे ही रीति मुक्त काव्य द्वारा, रीति मुक्त से तात्पर्य उन रचनाकारों से है जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचना की थी। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। अंतिम रीति सिद्ध काव्य धारा, इस धारा के कवि किसी काव्यांग का लक्षण न देखकर लक्ष्य काव्य की रचना करते थे। इस धारा के प्रमुख कवि है बिहारी माने जाते। अब हम अंतिम जो काल है आधुनिक काल, 4 कालों से ये काल प्रमुख काल है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 से माना है। वस्तुतः भरतेंद्र हरिश्चंद्र से ही हिंदी साहित्य में नवयुग की चेतना के दर्शन होते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की धारा को श्रृंगारकालीन परंपराओं और रूढ़ियों के बंधन से मुक्त कर राष्ट्रीयता और समाज सुधार आदि की नई दिशा की ओर प्रवाहित किया। अतः 1850 से 1925 तक का समय आधुनिक हिंदी साहित्य का संक्रांति या संधि काल है। आधुनिक शब्द दो अर्थों मध्यकाल से भिन्नता और नवीन भौतिकवादी दृष्टिकोण की सूचना देती है। मध्यकाल जड़ता तथा रूढ़िवादिता के कारण एक रस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक बनाया है। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य के माध्यम से समझा सकता है। रीतिकालीन काव्य श्रृंगार रस से अपलवित था। यह कविता दरबारी मनोवृत्ति की प्रतीक थी। आधुनिक काल में जीवन की धारा विविध स्रोतों में प्रवाहित हुई। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। यह काव्य साधारण जनता के अधिक निकट प्रतीत होता है। आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वो है भौतिकवादी दृष्टिकोण। मध्यकाल में परलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक अछन्न था कि उसे अपने परिवेश के प्रति रुचि नहीं थी। सुधार, परिवार के और अतीत का पुनरंकन नवीन दृष्टिकोण की देन है। आधुनिक काल के उपविभाजन का प्रारूप डॉक्टर नागेंद्र ने के अनुसार निम्नलिखित है। पुनर्जागरण काल,
इसी को बर्तिंद काल कहते हैं। ये 1857 से लेकर 1900 तक। दूसरा जागरण सुधार काल, इसको द्विवेदी काल भी कहते हैं, 1900 से लेकर 1918 तक। तीसरा छायावाद काल, 1918 से लेकर 1938 तक। छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद प्रयोगवाद, ये 1938 से लेकर 1933 तक। और नई कविता 1935 आज तक चल रहा है। इस प्रकार आधुनिक काल को ये उपविभाजन किया गया है। और हम आगे जो क्लास में चारों कालों के बारे में अलग अलग एक एक काल को लेकर संपूर्ण रूप से इसको संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आगे क्लास में ये पूरा देखेंगे। आज हम इस क्लास को समाप्त करेंगे।